हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है माई 1000 लाइफ टाइम एज अ फर्नेस। हिंदी में बोले तो हवस की आग बुझाने वाली भट्टी। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर की पहली जिंदगी देखते हैं जहाँ पे उसके साथ जबरदस्ती टपाटप किया जाता है। खैर, उसकी दूसरी जिंदगी में भी ऐसा होता है और तीसरी में भी ऐसा ही होता है और ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता ही रहता है। मेन कैरेक्टर जितनी भी बार रिकार्नेट होता है उतनी बार उसे हमेशा फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है डुअल कल्टीवेशन के लिए। और उसकी हजारवीं लाइफ जहाँ पे वो सियानगैंग कॉन्टिनेंट के अंदर फिर से पैदा हुआ है, उसे एक इमॉर्टल सेक्ट के हेड द्वारा डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया गया है। बाहर से हर किसी को लगता है कि सेक्ट के मास्टर ने मेरे ऊपर दया दिखाई है, लेकिन अंदर से सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। मुझे सेक्ट के मास्टर के फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा उनकी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करवाने के लिए, वो भी जबरदस्ती। और यही हमारी मेन कैरेक्टर की सारी जिंदगियों की दुख भरी कहानी थी। इसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसको सेक्ट के अंदर बंद करके रखा गया था। यहाँ पे सिर्फ सेक्ट मास्टर आ सकती हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ये यान है। यान चिल्लाते हुए कहता है क्या मेरी किस्मत इसी तरह से लिखी गई है कि मैं हर जिंदगी सिर्फ एक फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया जाऊंगा। ये मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। बाहर की तरफ हम लोग दो डिसाइपल्स को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं 10 साल हो गए हैं लेकिन मैं हमेशा यही गलती कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि मास्टर साधु बन गई हैं और वो इस कचड़े के साथ नहीं करेंगी। दूसरा डिसाइपल कहता है कि मास्टर ने पिछली बार भी इस लड़के के साथ किया था, पता नहीं सेक्ट मास्टर कब मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बारे में सोचेंगी। दूसरा डिसाइपल उसे कहता है तो फिर तुम उस लड़की की जगह क्यों नहीं ले लेते हो, जिसपे वो डिसाइपल हैरान होकर कहता है कि कभी भी नहीं। क्या तुम्हें ब्रदर ली याद है? उन्हें भी मास्टर ने अपने डुअल कल्टीवेशन के लिए चुना था, लेकिन जब ब्रदर ली की सारी ताकत खत्म हो गई तब मास्टर ने उन्हें थूक दिया और पता नहीं ब्रदर ली अभी कहाँ पे होंगे, मुझे उनकी बहुत याद आती है। लेकिन तभी कोई वहाँ पे लड़की आती है जो उन दोनों के ऊपर चाबुक से अटैक करती है और उनसे कहती है कि मास्टर ने तुम लोगों को यहाँ पे रखवाली करने के लिए खड़ा किया है, ना कि उल्टा सीधे बातें करने के लिए। हमें पता चलता है कि ये लड़की यान यून सेक्ट की तीसरी एल्डर है। ये एल्डर भी कुछ कम नहीं है, इसकी अलग ही फैंटेसी है। ये एल्डर कहती है कि यान वो काफी कमीना है साला, वो मास्टर के साथ सच में डुअल कल्टीवेशन कर रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, मैं उसे एडमायर करती हूँ और उसके लिए मेरे दिल में कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत कम चपकेगी और मैं खुद मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगी। लेकिन अचानक से उन दिनों को महसूस होता है कि यान की सील के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि यान की किस्मत बदल जाती है और वहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल से बिल्ली जैसा कैरेक्टर बाहर निकलता है जो कि यान से कहता है कि मैं सिस्टम आइड हूँ और मैं आपसे तुम्हें सर्व करूंगा और मेरा नाम है मियाओ। मियाओ यान से पूछता है क्यों, मैंने धांसू एंट्री मारी है ना, जिसपे यान उससे कहता है बकवास है। मियाओ यान से कहता है कि ऐसा ना कहो यार, जिसके बाद मियाओ उससे कहता है कि चलो छोड़ो, जिस जरूरी चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ उसे करते हैं। जिसके बाद मियाओ यान को 1000 बार मरने के लिए बधाई देता है और गिफ्ट के तौर पे उसे सिस्टम की स्पेस देता है। मियाओ यान को बताता है कि यहाँ पे समय का कोई भी लेना देना नहीं है और तुम्हारी फिजिकल बॉडी अभी भी फॉर्मेशन के अंदर सील्ड है और ये रहा तुम्हारे सामने तुम्हारा इंफॉर्मेशन पैनल। यान विंडो में देखता है कि सिस्टम को शुरू हुए 1000 साल हो गए थे, इसीलिए वो मियाओ से पूछता है मियाओ भैया जरा एक बात बताना, सिस्टम को शुरू होने में इतने साल कैसे लग गए? मियाओ आगे से कहता है दरअसल मैं काफी सीरियस चीजों में बिजी था, जैसे कि वन पीस एनिमे देखना, कोको कोला पीना और चुपचाप सो जाना। इन्हीं चीजों में मेरा काफी सारा टाइम चला जाता है, इसीलिए आने में इतनी देर हो गई। मतलब कि इस कमीने ने 1000 साल बस ये सब करने में निकाल दिए। यान आगे से गुस्से में कहता है साले मियाओ क्या तुझे पता भी है 1000 साल से इन्होंने मुझे जॉनी सिंस बना के रखा है और तुम कहते हो कि बस थोड़ा सा लेट। मियाओ आगे से कहता है मेरी जान गुस्सा मत करो, मैं आगे से पूरी भरपाई करूंगा। फिर मियाओ कहता है कि भाई का पैकेट लेके आओ और हम लोग देखते हैं कि यान के हाथों में कल्टीवेशन पिल आ जाती है, जिससे कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन बढ़ जाती है और उसे एक बूस्ट मिल जाता है। मियाओ यान से कहता है क्यों, गिफ्ट बढ़िया लगा कि नहीं लगा? यान अपने मन में सोचता है कि मैं इन पिल्स का इस्तेमाल यहाँ से भागने में करूंगा। अगले ही पल सील के अंदर तगड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि बाहर की तरफ जो डिसाइपल खड़े थे वो एक ही झटके में मारे जाते हैं और यान दरवाजा तोड़ के बाहर निकलता है। जिसके बाद यान अपनी की को रिलीज करने लगता है। एल्डर यान को वहाँ पे देख के काफी सीरियस हो जाती है और उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करती है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तगड़ी एनर्जी रिलीज होती है। जिसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो पूरी ताकत से अपनी की को रिलीज कर रहा था। यहाँ तक कि एल्डर भी यान की के फोर्स से पीछे हट जाती हैं और वो यान से पूछती हैं क्या तुमने बजर्क पिल का इस्तेमाल किया है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पिल का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सकते हो? मियाओ यान को बताता है पिल का असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगा, इसीलिए तुमको फाइट को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद यान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और एक ही पल में वहाँ से गायब होकर एल्डर के पीछे चला जाता है और एल्डर के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है और वो घूसा इतना शक्तिशाली था कि एल्डर छत को तोड़ते हुए जाके नीचे गिरती है। जिसके बाद हम लोग यान यून क्लैन की मास्टर को देखते हैं जो कि पानी में ये सब कुछ होते हुए देख रही थी और वो अपने ग्रेट एल्डर से कहती है कि जल्दी से वहाँ पे जाओ, यान हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और हम लोग उसको खो नहीं सकते हैं। इतना सुनने के बाद ग्रेट एल्डर तुरंत यान की तरफ निकल जाते हैं
फीमेल एल्डर यैन से कहती है, कुत्ते तूने मेरे चेहरे के ऊपर पंच कैसे मारा। मियाओ यैन को बताता है, तुम्हारे पास 3 मिनट से भी कम का समय बचा है। यैन आगे से कहता है कि मैं इसे मार दूं, फिर इसके बाद मैं फ्रीली यहाँ से जा सकता हूँ। जिसे सुन के फीमेल एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी कोई यैन से रुकने को कहता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ग्रेट एल्डर आ चुके थे, जो अपने साथ कई सारे डिसाइबल्स को लेके आए थे। ग्रेट एल्डर आगे से अपने सभी डिसाइबल्स को ऑर्डर देते हैं, जाओ और उसे खींच के यहाँ पे लेके आओ, और सभी डिसाइबल्स एक साथ यैन के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाते हैं। मियाओ यैन से कहता है कि हमारे पास समय नहीं बचा है, वो खत्म हो गया है। फीमेल एल्डर ग्रेट एल्डर से कहती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ग्रेट एल्डर यैन से कहते हैं कि अभी रुक जाओ, ज्यादा समय नहीं हुआ है। यैन आगे से कहता है, मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ पे रुकूंगा, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम लोग हमेशा मुझे यहाँ पे बांध के रखो। जिसके बाद यैन सिस्टम का इस्तेमाल करता है और वहाँ से फिर से युआन यिंग नाम की एक पिल निकाल लेता है। मियाओ यैन से कहता है, रुक जाओ दोस्त, नहीं तो तुम्हारी सारी मिरेडियंस तबाह हो जाएंगी। यैन अपने मन में सोचता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है अगर मुझे यहाँ से निकलना है। यैन जैसे ही उस पिल को खाता है तो उसके मुंह से खून बहने लगता है। यैन अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी फोर्स है जो कि मेरी सारी मेरिडियंस के ऊपर फोर्स डाल रही है। जिसके बाद यैन की स्पीड बढ़ जाती है और वो अकेले ही उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और यैंग अकेले ही उन सभी डिसाइपल्स को एक ही बार में हरा देता है। जिसके बाद यैन डायरेक्ट ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता तो है, लेकिन एल्डर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ था, बल्कि यैन ही पीछे ढकेला जाता है और उसकी बॉडी कोलैप्स करने लगती है, यानी कि सह नहीं पाती। लेकिन जब यैन सामने देखता है और जब धुआं हटता है, तब एल्डर को एक खरोच तक नहीं आई थी, जिससे यैन काफी हैरान हो जाता है। एल्डर यैन से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, और वो यैन के ऊपर हेवनली स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। यैन अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ा सा कट लग जाता है। तभी यैन देखता है कि आसमान के ऊपर एक पोर्टल खुल गया था, तो यैन जल्दी से उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। ग्रेट एल्डर अपने बचे हुए डिसाइपल से कहते हैं कि उसे रोको, लेकिन यैन के रास्ते में जितने भी डिसाइपल्स आते हैं तो यैन उन्हें एक ही बार में मार देता है और वो सक्सेसफुली पोर्टल के अंदर चला जाता है। ग्रेट एल्डर अपने मन के अंदर सोचते हैं, मैंने उसे बहुत कम आंक लिया था, इतने बुरे हालात के बावजूद उसने हेवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया उस पोर्टल को बनाने के लिए और सक्सेसफुली उसके अंदर चला भी गया। और हमें पता चलता है कि इस पोर्टल को फॉलन, इमॉर्टल, फॉरबिडन लैंड कहते हैं, जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर और जीव जंतु रहते हैं। यैन कहता है ये तो फॉरबिडन लैंड है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे युआन यिंग के स्टेज के कल्टीवेटर के भी लग जाते हैं। युआन बताता है कि मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही क्लॉप्स कर रही थी, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी सह नहीं पाया और मुझे इस तरह की चीज करनी पड़ी। यैन अपनी जान बचा के भाग ही रहा था कि तभी मास्टर खुद उसके पीछे आती हैं और उससे कहती हैं, मेरी जान तुम कहाँ पे जा रहे हो। मास्टर आते ही यैन के ऊपर अपना प्यार बरसाने लगती हैं, लातों और घूसों से उसे मार के। जिसके बाद मास्टर अपने कपड़े की मदद से यैन के हाथ को पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं कि हमारा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते हो। यैन मास्टर के कपड़े को काटते हुए उनसे कहता है, तुम मुझे दोबारा पकड़ना चाहती हो तो फिर पहले जाओ और मेरे एंसेस्टर से पूछ के आओ। जिसके बाद वो मास्टर के कपड़े को काट देता है और फॉरबिडन लैंड के अंदर नीचे गिर जाता है। ग्रेट एल्डर जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो मास्टर उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो किसी भी कीमत पे बच के नहीं जाना चाहिए, जल्दी से फॉरबिडन लैंड के अंदर कुछ डिसाइपल्स को भेजो और भले ही चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे मेरा बाबू मुझको वापस चाहिए। फिर हम लोग फॉरबिडन एरिया के ब्लैक फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एक सुंदर कन्या को कांटेदार बेलों में फंसा हुआ देखते हैं, लेकिन सुंदर कन्या को कांटे के चुभने की वजह से दर्द की जगह पे मजा हो रहा था। इसीलिए सुंदर कन्या अपनी एबिलिटी का यूज करती है और उस ठड़की पेड़ को जला देती है, लेकिन पेड़ को जलाने के बावजूद उस लड़के के अंदर पॉइजन चला गया था और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इसे एक लड़की की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ धूम मचाना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन की वजह से इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर एक ही जगह पे रुक पाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। तभी उस लड़की को किसी की आवाज सुनाई देती है और हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक लंगूर नीचे गिरता है। मियाओ यैन से कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम ज्यादा ऊपर से नहीं गिरे, नहीं तो तुम्हारा कचूमर बन जाता। यैन अपने मन में सोचता है, पिल की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तलवार से मेरी स्किन को काटते जा रहा है। जिसके बाद यैन मियाओ को इज्जत देते हुए कहता है, एम्परर मियाओ जरा मुझे सिस्टम की विंडो दिखाइएगा। यैन अपने मन में सोचता है कि हालांकि मैं वहां से भाग तो निकला हूँ, लेकिन मेरी सारी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गई हैं और अब मैं दोबारा कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। यैन मियाओ से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मियाओ से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले प्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए खुद की मेरिडियंस को फिर से रिकवर करने के लिए। यैन उसे कहता है, कितनी अच्छी बात होती अगर हमारे पास प्रॉप्स होता। मियाओ से कहता है कि हमारे पास है, जिससे यैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मियाओ के पीछे भागते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे वो दे दो।
मियाओ यान से कहता है कि वो फ्री में थोड़ी नहीं है। जिसके बाद मियाओ यान को सिस्टम की शॉप में लेके जाता है जहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स और पोर्शन रखे हुए थे। मियाओ यान को बताता है कि तुम पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आइटम्स को खरीद सकते हो और पॉइंट्स तुम्हें डेली टास्क को पूरा करने से मिलेंगे और इसके अलावा तुम्हारे अभी के पॉइंट वो बिल्कुल 0 है। यान देखता है कि शॉप के अंदर बहुत सारे प्रीशियस ट्रेजर रखे हुए थे और अगर यान इनका अपना इस्तेमाल कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए करेगा तो उसकी कल्टीवेशन कई गुना जल्दी बढ़ेगी, जिससे यान समझ जाता है कि उसकी लॉटरी लग चुकी है, बस उसको पॉइंट इकट्ठा करने की जरूरत है। जिसके बाद यान एक्साइटेड होकर मियाओ से पूछता है डिलीट टास्क के बारे में बताओ, लेकिन तभी यान को सुनाई देता है कि कोई लड़की उसकी तरफ आ रही है। वो लड़की भागते हुए डायरेक्ट यान की तरफ आती है और उसको गले से पकड़ लेती है। यान अपने मन में सोचता है ये तो बिल्कुल यान यून की तरह दिखा रही है, यानी कि मास्टर की तरह। आखिरी लड़की मुझसे चाहती क्या है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो सुंदर कन्या आगे बढ़ती है और यान को लिप टू लिप किस कर लेती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ग्रेट एल्डर अपने डिसाइपल्स को लेके फॉरबिडन एरिया के अंदर आ गए थे, लेकिन उन लोगों का स्वागत करने के लिए फॉरबिडन एरिया में एक इवल पेड़ आया था जो कि ग्रेट एल्डर के डिसाइपल्स को कीड़े मकोड़ों की तरह मारते जा रहा था। सभी डिसाइपल्स आगे से बस एक ही चीज चिल्ला रहे थे, हमें बचा लो, हमें यहाँ पे मत मरने दो। ग्रेट एल्डर की सीनियर डिसाइपल्स उनसे कहती हैं कि हम लोग फॉरबिडन एरिया के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ का जलवा अब शुरू हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे डिसाइपल्स यहीं पे मारे जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि डिसाइपल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि पता नहीं कितने लोग यहीं पे मारे जाएंगे, ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को बलि की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और वो फिर से वापस जाने लगता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसे गले से पकड़ लेते हैं और उसको वहीं पे मार देते हैं। ग्रेट एल्डर अपने सभी डिसाइपल्स को घूरते हुए कहते हैं जो कोई भी अपने कदम पीछे लेगा उसको वहीं पे तुरंत ही मार दिया जाएगा, जिससे वो सभी डिसाइपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे करो तो मरो, ना करो तो मरो। और ग्रेट एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि भले ही हम लोग यहीं पे मारे जाएं, लेकिन हम किसी भी कीमत पे यान को ढूंढ निकालेंगे। जिसके बाद एल्डर अपनी सीनियर डिसाइपल से कहते हैं जितने भी इनर डिसाइपल्स हैं उनको लगातार भेजते रहो। और एल्डर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अगर मैंने यान को नहीं ढूंढा तो सेक्ट मास्टर कभी भी मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं जिसकी प्रेम कथा अभी भी चालू थी। वो लड़की यान को लॉन्ग किस करने के बाद सांस लेने के लिए पीछे हटती है, जिसके बाद वो लड़की यान को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और शर्माते हुए उसको देखने लगती है। क्योंकि यान पहले से ही काफी थका हुआ था, इसीलिए वो अचानक से बेहोश हो जाता है। जिसके 3 दिन बाद यान की नींद खुलती है और यान मियाओ से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पे चली गई। मियाओ से बताता है कि वो लड़की तो बहुत टाइम पहले ही चली गई थी। जिसके बाद यान पूछता है अच्छा तो फिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मियाओ बताता है कि वो लव मेकिंग वाइन के प्लांट द्वारा पॉइजन हो गई थी, इसीलिए वो तुम्हारे पास आई थी ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवा सके। यान अपने मन में सोचता है कि जब वो इस तरह के लुक्स दे रही थी तो इस बात से हर कोई समझ जाएगा कि वो क्या करना चाहती थी, वो बस अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाना चाहती थी। फिर जब यान अपनी सिस्टम की विंडो खोलता है तब उसके पॉइंट पहले से ज्यादा बढ़ गए थे। यान पूछता है क्या मेरी बॉडी के साथ कुछ हुआ था, ये पॉइंट अचानक से कैसे बढ़ गए। जिससे यान समझ आता है कि जब वो बेहोश था तब डिलीट टास्क अपने आप ही पूरे हो गए थे। लेकिन जब यान डिलीट टास्क को देखता है तब वो लाल हो जाता है। दरअसल जितने भी टास्क थे वो सब अलग अलग पोजीशन में करने के टास्क थे। मियाओ कहता है कि यही तो होस्ट से उम्मीद थी, भले ही तुम बेहोश थे लेकिन तुमने अलग अलग पोजीशन में जो कमाल की चीजें की है ना, मैंने उन सभी को लिख लिया है और यहाँ तक कि मैंने 48 पेज तक लिखे हैं और अगर मैं इन सभी चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच देता हूँ तो मोटा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन यान शर्माते हुए मियाओ से कहता है कि ऐसी बातें करना बंद करो। यान उसे कहता है कि तुमने तो बहुत ज्यादा मजे किए हैं लेकिन तब भी तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। लेकिन तभी यान का हाथ एक स्टोन के ऊपर पड़ता है। मियाओ उसे बताता है कि वो ट्रांसमिशन स्टोन है जो कि वो लड़की यहाँ पे छोड़ के गई है। जब यान उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ता है तब वो लड़की उस स्टोन द्वारा बोलती है कि ये स्क्रोल मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ जो तुमने मेरी मदद की है पॉइजन को मेरी बॉडी से निकालने के लिए, इसीलिए हम लोगों का काम यहीं पे क्लियर होता है और दोबारा मुझसे मत मिलना। जिससे यान थोड़ा सा निराश होकर कहता है कि मैं फिर से डंप हो गया। लेकिन तभी उसकी पॉकेट से एक टोकन गिरता है और जब यान उस टोकन को चेक करता है तब वो टोकन लिंगजी पैलेस का था। लेकिन तभी उस टोकन के अंदर से तड़पने वाली फीलिंग्स बाहर निकलने लगती हैं जो कि यान की बॉडी के साथ मिलने लगती हैं और यान को भी वो फीलिंग्स महसूस होने लगती हैं। मियाओ बताता है कि ये ऑरा इमॉर्टल स्पिरिचुअल बॉडी का है जो कि इस टोकन से निकल रहा है। यान विंडो में देखता है तो वहाँ पे लिखा था कि स्पिरिचुअल बॉडी डैमेज है। जिसके बाद यान मियाओ से पूछता है तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि मेरी स्पिरिचुअल बॉडी पहले से ही घायल है। मियाओ से कहता है कि ये सवाल काफी अच्छा है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिस्टम के डिटेक्शन के बाद पता चला है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी टूटी हुई है, जिसके परिणाम के तौर पे तुम्हारा रिकार्नेशन अधूरा है, इसीलिए तुम्हारा लगातार रिकार्नेशन होता रहता है और तुम्हारी किस्मत फिर से लिखी जाती है। यानी कि यान की जो अभी तक जबरदस्ती ली जा रही थी वो स्पिरिचुअल बॉडी ब्रोकन होने की वजह से हो रहा था। अगर यान ने इस लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल सोल को अगर ठीक नहीं किया तो इस बार उसकी मौत तय है और वो दोबारा रिकार्नेशन नहीं लेगा। जिससे यान काफी शौक हो जाता है और वो सोचता है अच्छा तो इसीलिए मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे अपनी इस जिंदगी से छुटकारा पाना है। और ऐसा लगता है कि जेड स्लीप मेरी मदद करता है मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को फिर से ठीक करने के लिए।
है, इसीलिए मेरे लिए उसे बनाना काफी जरूरी है। और मैं जिसको अभी तक टोकन कह रहा था भाई वो जेड स्लीप है, माफ करना। जिसके बाद यन ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर चलता चला जाता है और वो सोचता है ये काफी अजीब बात है कि ब्लैक फॉरेस्ट इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन जब यन थोड़ा सा आगे जाता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है। यन उस गड्ढे के अंदर जाते हुए सोचता है ये गड्ढा कितना बड़ा है। जिस किसी भी इंसान ने इस गड्ढे को बनाया होगा वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और मैं तो उसके अटैक पावर के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और जब यन उस गड्ढे के बीचों बीच आ जाता है तब उसके सामने लव मेकिंग वाइन की जड़ों वाला पेड़ आता है। और ऐसा माना जाता है लव मेकिंग वाइन के कोर में जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा प्योर होती हैं और उनसे बहुत अच्छी दवा बनाई जाती है। लेकिन जब यन उसे जाके चेक करता है तब वो पहले ही कोई लेके चला गया था। इसीलिए यन को लगता है कि इस होल को बनाने वाली वो सुंदर कन्या ही है। उस लड़की की वजह से मुझे भी फायदा हुआ है, इसीलिए अगली बार अगर मैं उसे मिलूंगा तो उसे शुक्रिया जरूर कहूंगा। मेरे भाई यन, तुमने पहले ही उसे स्वर्ग जैसा महसूस करा दिया है, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन तभी अचानक से मियाओ और यन को भयंकर ऑरा महसूस होता है और जब यन अपने पीछे देखता है तब उसके पीछे एक बहुत बड़ा हड्डियों का बना हुआ मॉन्स्टर था और यन उसे देख के कहता है और ये मायरे ये क्या चीज है। लेकिन तभी यन की बाएं तरफ से एक बड़ा सा